नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस सुधरने या संभलने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक झटके उसे पहले भी लगे थे और अभी भी लग रहे हैं। सूरत में एक कांड हुआ और सूरत जैसा ही दूसरा कांड मध्य प्रदेश में आज हो गया है। अभी जब हम ये बात शुरू कर रहे हैं, हम बता दें अपने दर्शकों को कि मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया है। उसने ना केवल नाम अपना वापस लिया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल भी हो गया है। मध्य प्रदेश में ये पहला मौका नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है, ऐसे अवसर आए हैं। लेकिन जो मैंने शुरुआत में कहा कि लगता है कांग्रेस सबक सीखने को तैयार नहीं है। इंदौर में मुकाबला बीजेपी से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, या थे, अब हम कह सकते हैं थे, अक्षय बम उनका नाम है। और अक्षय बम अब फुस्सी बम साबित हो गए हैं कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस के लोग तो यह भी आरोप लगा रहे हैं कि वे आस्तीन के सांप निकले हैं। अब सवाल यह है कि यदि वे आस्तीन के सांप निकले हैं तो कांग्रेस पहले क्या कर रही थी? जब सांप निकल जाता है उसके बाद लकीर पीटने से क्या कुछ फायदा है? मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं। एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने, माफ कीजिएगा, कांग्रेस ने, जो इंडिया अलायंस है, उसमें खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी थी। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी, वहां उनका पर्चा पहले निरस्त हो चुका है। और पर्चा जो निरस्त हुआ है उसमें जो जानकारियां निकल कर आई थी उसमें भी कहीं ना कहीं दिखता है कि कुछ ना कुछ साजिश पूरी की पूरी पीछे रही है। और आज मध्य प्रदेश में दूसरा झटका इंडिया अलायंस जो है उसमें कांग्रेस को लग गया है। और इंदौर से जो पर्चा वापस लिया गया अक्षय बम द्वारा, यहां शंकर ललवानी चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद हैं और शानदार जीत उन्होंने अर्जित की थी। लेकिन मैदान से कांग्रेस का हट जाना बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। ये बताया ये गया है कि प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनकी पसंद थे, उनकी पसंद पर यह टिकट दिया गया है। तो पीसीसी के यदि चीफ ने उन्हें टिकट दिया है जो निकल कर आया है, तो पीसीसी चीफ ही उन्हें नहीं पहचान पाए। और अभी जो चल रहा है इंदौर में, वहां टोटल 21 उम्मीदवार मैदान में थे। अक्षय बम ने अपना पर्चा वापस ले लिया है, जैसा मैंने कहा वो फुस्सी बम साबित हो गए कांग्रेस के लिए। और 3 और जो निर्दलीय या अन्य प्रत्याशी थे उनके नाम वापस हो गए। मैदान में अभी 19 और उम्मीदवार बचे हैं जिनके नाम वापसी के प्रयास भारतीय जनता पार्टी करा रही है। हम बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में 2 चरणों में 12 सीटों पर जो मतदान हुए हैं, उनमें जो मतदान का प्रतिशत गिरा है उसने भारतीय जनता पार्टी की धुकधुकी बढ़ाई हुई है। अमित शाह अभी जब 26 अप्रैल के दूसरे चरण का वोटिंग मध्य प्रदेश में हो रहा था, तब 25 अप्रैल को भोपाल थे, मध्य प्रदेश में प्रचार के लिए आए थे। 26 अप्रैल को प्रचार के लिए गए तो उन्होंने यह ताकीद दी थी कि किसी भी सूरत में मतदान का जो प्रतिशत है उसे गिरना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम बता दें कि इंदौर में 7 मई को वोट होना है, जो चौथा चरण है। लेकिन उसके पहले बीजेपी ने एक ऐसा झटका कांग्रेस को, या ऐसा दर्द दे दिया है जो लंबे अरसे तक कांग्रेस को सालेगा। भले ही वहां मुश्किल थी, कठिन थी जो डगर है, लेकिन बिना लड़े चुनाव मैदान से हट जाना, इससे बड़ा कुछ साइड बैक कांग्रेस के लिए हो नहीं सकता है। हम चलेंगे, ये पूरा का पूरा मामला, ये मसला इस समय देश भर में सुर्खियां बना हुआ है। और जो सूरत का जो कांड था वो हो, इंदौर का जो कांड है आज का वो हो, या खजुराहो वाला जैसा हुआ मैंने बताया वो, और उसके पहले के कांड, इन सब पर समझने, जानने और क्या कुछ कांग्रेस को सोचना समझना चाहिए, उस पर बात करने के लिए एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ साथी, वरिष्ठ सहयोगी श्री राजेश बादल साहब के पास। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि राजेश जी का करीब 4.5 दशकों का अनुभव है। बहुत सारे चुनाव उन्होंने किए हैं और देश में अलग अलग जगहों पर पत्रकारिता की है। वे राज्यसभा टीवी में रहे हैं और उनकी रिपोर्ट्स, उनके जो विश्लेषण है देश में बड़े सराहे जाते हैं। राय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो अक्षय बम, धन्यवाद। बम साबित हो गए हैं, क्या कहिएगा सबसे पहले आप? देखिए, पहली रिएक्शन तो यही है कि किससे तू जंग छेड़ता, कुछ गौर से तो देख, है दुश्मनों की फौज तेरे घर में छिपी हुई।
तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस वक्त ऐसी स्थिति में आ गई है कि एक तो उसके घर में जो गड़बड़ है उसको वो ठीक नहीं कर पा रही है, और दूसरा उसकी इस स्थिति का लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी ले रही है। लेकिन संजीव, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि इंदौर में एक कांग्रेस प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में। हमने जी। देखा था इससे पहले सूरत में कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन खारिज हुआ था, और उससे बाकी लोगों ने नाम वापस ले लिए थे जो गंभीर प्रत्याशी थे, 6-7 लोग थे शायद। जी। और इसके पहले हमने देखा था कि खजुराहो में ही, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके सामने जो अकेली सीट थी खजुराहो की, वो एक समझौते वाली सीट थी, और उसमें समाजवादी पार्टी को उन्होंने टिकट दिया था। ये समझौते में खारिज हुआ। अब दरअसल भारतीय लोकतंत्र में हम एक ऐसी नैतिक गिरावट देख रहे हैं संजीव, जो मुझे लगता है कि इससे पहले कभी नहीं देखी गई। हमने तो ये देखा है कि मतलब मैंने अपने चुनाव प्रचार के शुरुआती कवरेज के दिनों में देखा है कि अगर 77 के चुनाव का आपको उदाहरण बताऊं कि जहां कांग्रेस और जनता पार्टी के उम्मीदवार मिलते थे तो एक दूसरे को जीत का आशीर्वाद देते थे। अगर सामना सामना हो जाए कहीं तो एक दूसरे के पैर छूते थे, जो वरिष्ठ होता था तो उसको, और उसको दूसरा जो है कहता था जीतो। तो हमने वो माहौल देखा है। अब ऐसे माहौल में ये एक जो स्थिति है, ये बड़ी डराने वाली स्थिति है, और मैं कह सकता हूं कि हम एक लोकतांत्रिक अंधी सुरंग में समा गए हैं, और ये एक ऐसे सिलसिले की शुरुआत है जिसका अंत क्या होगा मैं नहीं जानता। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि देखिए, आप नियम से चलें तो एक्सीडेंट नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोनों अगर नियमों का पालन करते हैं, ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं, तभी एक्सीडेंट नहीं होने की गारंटी है। अगर आप नियमों का पालन कर रहे हैं, सामने वाला अगर फाउल गेम खेल रहा है, तो ये एक्सीडेंट की जो आशंका है हरदम बनी रहेगी। तो लोकतांत्रिक राजमार्ग पर अब ये दुर्घटनाओं का जो आशंका बढ़ी है, ये बड़ी मुझे चिंता कर में डालने वाली है, विचलित करती है कि ये सिलसिला अगर ऐसा शुरुआत हुई है तो ये कब तक चलेगा। जी संजीव। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं इसके पहले जो पिक्चर्स आई हैं वो दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि वो देखें। वो तस्वीर वहां से पहुंची, इंदौर से हमारे पास पहुंच गई है। उस तस्वीर में साफ नजर आएगा कि कैसे, एक तो ये वो है कि ये कैलाश विजयवर्गीय हैं, जो अक्षय बम, ये ठीक पीछे दर्शक देखें कि वो चश्मे में नजर आ रहे हैं। एक तरफ उनके, कैलाश जी के ठीक पीछे, तो ये चित्र उनका है जब जब उन्हें टिकट मिला था तब का है। और मैं पुनः इस चित्र को पुनः दिखाऊंगा अपने दर्शकों को, जो मैं दिखा रहा था कि उसके पीछे जो वो बैठे हुए हैं, पीछे बैठे नजर आ रहे हैं वो, उस इसमें ये उन्होंने एक तो उसका सब वो किया है छोड़ने का कि चलिए हम स्वागत करते हैं। ये ठीक पीछे बैठे हैं कैलाश मेंदोला है, कैलाश विजयवर्गीय के ठीक पीछे राइट में जो ठीक पीछे है वो अक्षय बम है ये, और उस साथ में वो है। तो ये तस्वीरें इंदौर से आई हैं। और राजेश जी, ये जो है, देखा आपने, तस्वीरें देखी, कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, प्रदेश में अभी मंत्री हैं। और ठीक है, देखिए, साम नाम दंड भेद की राजनीति तो होती होती। आपने कहा भी कि एक दौर था स्वस्थ राजनीति का, जब जीत पे आशीर्वाद मिलता था। आप जब चुनाव मैदान में निकलते थे, बड़े हैं तो आपके पैर छुए तो छोटे को आशीर्वाद मिलता था, छोटा सम्मान करता था। लेकिन ये राजनीति का जो कलुषित एक रूप है, इंदौर ऐसी सीट है जहां जोरदार जीती रही है लगातार। ये 1989 से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। फिर क्या मानते हैं, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी? ये जो अक्षय बम है, जब इनका नाम आया तब भी हम चौंके थे कि कौन है ये बम। और अब ये जिस तरीके से बार बार मैं दोहरा रहा हूं कि फुस्सी बम साबित हो गए कांग्रेस के लिए, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया है? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी? केवल नीचा दिखाना या कांग्रेस को डिमोरलाइज करना देश भर में? कैसे इसको आप देखिएगा? देखिए संजीव, मैं आपको बताऊं कि
ये मुझे एक मध्यकाल का जो राजाओं वाला युग था उसकी याद दिलाता है। हमने कई किस्से ऐसे सुने हैं, उदाहरण ऐसे सुने हैं कि जब किसी दो राजाओं की सेना आमने सामने होती थी और तब कुछ एक उसके नियम होते थे कि भाई सूर्यास्त होते ही सेनाएं अपने डेरों में लौट जाती थीं और अगले दिन फिर प्रातः पूजा करके और नाश्ता वाश्ता करके फिर लड़ने को आ जाती थी। तो वो दौर ये होता नहीं, था, उसमें लेकिन जब उसमें ये भी था कि वो हाथी वाला हाथी को मारेगा, पैदल वाला पैदल को मारेगा। मतलब जो आप उसको उस दौर में लौट रहे हैं, सारे उसके नियम नियम थे। होते थे बिल्कुल, जी कि जी जो जी घुड़सवार है वो केवल घुड़सवारों से भिड़ेगा, जो हाथी वाली सेना है वो केवल हाथी वाले। लेकिन मैं बात दूसरी कह रहा हूँ, जी जी, प्लीज प्लीज। हालांकि वो भी नियम की थी। जी नियम ये था कि फिर जब एक राजा देखता था कि लंबी लड़ाई हो रही है और उसके पास अब सैन्य बल कमजोर है या कुछ हार जाएगा वो, या उसकी पराजय का जो खतरा है वो उसके सिर पे मंडराने लगा है, तो फिर वो क्या करता था, हालांकि पहले भी होता था कि वो दुश्मन की फौज में सेंध लगाता था और अपने जासूस फिर वहां भेजता था। और ये तैयारी वो कई महीने पहले से करता था। जब लड़ाई शुरू होती थी तो दुश्मन के लोग जो होते थे वो राजा की फौज से मिले जुले लोगों को लेकर के, जिनको वहां की जानकारी होती थी, वो वहां अंदर जाते थे। कोई दरवाजा खोल देता था किले का, कोई तोप का मुंह मोड़ देता था, कोई राजा के लड़ने का अंदाज बता देता था। तो इस तरह से वो राजा जो है उसका फायदा उठाता था। मतलब ये अब आप कह रहे हैं कि जो है इंदौर जैसा इलाका, जहां आप किसी भारतीय जनता पार्टी के नाम पर किसी को भी खड़ा कर दें, जी, वहां से मुझे नहीं लगता कि कभी पराजय की कोई स्थिति नजर आती, क्योंकि एक बहुत मजबूत किला या गढ़ है बीजेपी का। तो बिल्कुल। बीजेपी से कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन दाखिल होना, उसके पीछे दो तीन कारण मुझे सोचे समझे नजर आते हैं। पहली बात तो ये है कि जहां से उसको जीतना ही था वहां से कांग्रेस का, इसका अर्थ यह है कि जिस बम को टिकट दिलवाया गया तो उस बम को प्लांट किया गया था कांग्रेस की खेमे में। जी, क्योंकि नामांकन खारिज हुआ या मान लीजिए कुछ और भी आधार पर्चा वापस ले लिया, इस टेक्निकल फॉल्ट कुछ नहीं है। आप बाला बाला गए और आपने नाम वापस। रमेश टेक्निकल कोई मेंदोला, काम बात ही नहीं है। बिल्कुल तो रमेश मेंदोला जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक हैं, कैलाश विजयवर्गीय का दाहिना हाथ उन्हें माना जाता है, वो स्वयं लेके गए, वो वहां मैं से लाके मैं लेकर आए। जी जी उसी पर आ रहा हूं कि जी जब इसका अर्थ ये था कि कांग्रेस पार्टी ने एक तो कवायद पूरी नहीं की कि जिस पार्ट अब नया नेतृत्व आया है, नया प्रदेश अध्यक्ष आया है, नया प्रतिपक्ष का नेता है, तो अभी उनके संकटों पर मैं अभी अगले सवाल में बात करूंगा आपके। लेकिन प्लीज। जब इन लोगों ने टिकट दिलवाया तब मुझे लगता है कि शायद बम के रिश्तों की आंतरिक पड़ताल बहुत गहराई से नहीं की। बम के बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ते हैं, पहली बात। जी दूसरी बात यह है कि कैलाश विजयवर्गीय इस समय आपको बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि मोदी की जो विश्वसनीयता है वो कैलाश विजयवर्गीय पर बंगाल चुनाव के बाद से थोड़ी सी कम होती गई है। आपको याद होगा पहले कैलाश विजयवर्गीय के बेटे के नाम पर उनको डांट पड़ी थी, फिर उनके व्यवहार के नाम पर डांट पड़ी, फिर थोड़ा सा कैलाश विजयवर्गीय को बंगाल में जब भेजा गया तो बंगाल में हार गए। उसके बाद जी जब मुख्यमंत्री यहाँ का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उनके लगातार बड़बोले बयान आए कि मैं कोई विधायक बनने के लिए थोड़ी ही मध्य प्रदेश आया हूं, आपको जी, याद होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। कैलाश विजयवर्गीय के लिए बहुत जरूरी था कि अपनी सीआर बेहतर करने के लिए वो कोई ऐसा काम करते जिससे पार्टी आला कमान की नजरों में उनकी वफादारी कुछ बढ़ जाती या उनके कुछ स्कोर करते। लेकिन जिस हम लोग कबड्डी में, तुम्हें याद होगा कि हम लोग बचपन में खेलते थे कि मरे को मारा क्या मारा, हमको मारो नाम तुम्हारा। किसी कमजोर जी खिलाड़ी को आउट कर देते थे कबड्डी में, तो मरे को जी मारा क्या मारा, हमको मारो नाम तुम्हारा, तो जी जी हमको आउट करके दिखाओ। तो बम बहुत बड़ा कैंडिडेट नहीं था, लेकिन इंदौर से इन्होंने करके जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को एक्सपोज किया है। जी इसका नुकसान ना भारतीय जनता पार्टी को होगा, सीट तो जीतनी थी उनको,
कांग्रेस को भी बहुत सीधा नुकसान कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि उनको हारना था। जी, नुकसान हो रहा है मतदाता को। हारा मतदाता है, हारा भारत का बिल्कुल। लोकतंत्र है। जिस लोकतंत्र के खेल में, जिस सबसे बड़े अनुष्ठान में ऐसे अनैतिक आहुतियां हो रही हैं, उस यज्ञ में ये ठीक नहीं है। जी। बिल्कुल, आपने बहुत बहुत वजह फरमाया है कि हारा लोकतंत्र है, हारा मतदाता है। राजेश भाई, मैं आपको और बताना चाहूंगा इस पूरे मामले में, दर्शकों को भी जानकारी दे दूं कि देखिए, ये कहानी तो लिखी जा रही थी, ये पटकथा चल रही थी। आपने एक तो उनका बैकग्राउंडर दिया है कि कहीं बीजेपी से उनके रिश्ते तार सब कुछ थे। बड़े वहां के एक ऐसे उससे हैं कि एक उद्योगपति हैं, 78 करोड़ रुपए की उन्होंने अपनी जो जायदाद है वो डिक्लेयर की है। फिर इसके अलावा अभी चुनाव डिक्लेयर होने के बाद, टिकट मिलने के बाद, इनके खिलाफ 17 साल पुराना एक मामला खोला गया था और उसमें धारा 307 हत्या के प्रयास की बढ़ा दी गई थी। यानी यह साफ हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ खेल खेल रही है। बावजूद इसके इस पूरे मामले में कहीं संज्ञान कांग्रेस ने लिया, समझ नहीं पाई। और देखिए, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा धक्का झटका। तो देखिए, राहुल गांधी कितना किला लड़ा रहे हैं, वो पूरा देश घूम रहे हैं। आप 2 दौर की उनकी यात्राओं को देखिए कि वो कन्याकुमारी से कश्मीर, और फिर उधर दूसरा जो उन्होंने दौरा किया कि वहां मणिपुर से मुंबई, एक सिलसिला जमा रहे हैं। और आपको ऐसी शर्मनाक स्थितियों का सामना करना पड़े, इसके पीछे क्या आप और साजिश देखते हैं, और क्या आप कांग्रेस की गलतियां क्या मानते हैं जो मध्य प्रदेश का नेतृत्व है? देखिए संजीव, इसमें मैं जहां तक समझ पाता हूं कि कांग्रेस की आंतरिक जो संगठन की जो कमजोरी है वो सामने आई है। संगठन की कमजोरी ये है कि हमने देखा है लगातार पिछले, मैं 48 साल से पत्रकार हूं, और मैं ये पाता हूं कि कांग्रेस के भीतर कभी भी जो नई पीढ़ी जब भी संघर्ष करती है ऊपर आने के लिए, तो जो पहली पीढ़ी पर काबिज है, पहली पंक्ति के जो शिखर नेता है, वो दूसरी पंक्ति के नेताओं को बहुत आसानी से आने नहीं देते। माधवराव सिंधिया, अर्जुन सिंह के जमाने में जो सेकंड लाइन थी, या श्यामाचरण, या मोतीलाल वोरा, या उस समय जो लोग थे, वो पीढ़ी अब चली गई जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को प्रमोट करती थी। लेकिन हमने देखा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से लेकर के जो उस कालखंड के जो नेता रहे हैं, वो पार्टियों में एक दूसरे के उम्मीदवारों में ढूंढते थे कि ये अमुक का आदमी है, ये अमुक का आदमी है, उस खेमे का है। तो उन्होंने सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को पनपने नहीं दिया, और इसका पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। आपको याद है, एक जमाने में कांग्रेस सेवा दल हुआ करता था, महिला कांग्रेस होती थी, सामाजिक स्तर पर ये बड़े सक्रिय हुआ करते थे। अब कहाँ नजर आते हैं? कहीं नजर नहीं आते। तो धीरे धीरे कांग्रेस, एक बुंदेलखंड में हमारे यहाँ एक कहावत है कि घर के कुरवा से ही आंख फूटती है। मतलब कच्चे मकान में जो एक लकड़ी का वो खपरेल के नीचे निकला वो लकड़ी निकली जी, रहती है, उसी से कभी कभी आप टकरा जाते हैं और आपकी आंख फूट जाती है। तो जी, घर को लग गई आग घर के चिराग से, कुछ इस तरह की बातें हुई। और जब ये नई जनरेशन आगे नहीं आ पाई, तो फिर वो कहाँ जाएगी? आप बताइए ना। जिस पार्टी को विचार के आधार पे वो पसंद करते हैं, उस पार्टी में उनके लिए जगह ही नहीं है। तो फिर अब बचा क्या? पैसा कमाओ। पैसा कमाने से भी क्यों, मतलब भूखों मरने के लिए तो राजनीति में कोई नहीं आता। तो पैसा कमाने के लिए फिर बीजेपी क्या बुरी है? पैसा भी दे रही है, लालच भी दे रही है। अगर अपराध के मामले हैं तो वो बीजेपी की वैतरणी में नहा के, गंगा में नहा के आप धुल भी जाओगे, कोई पूछेगा भी नहीं। तो एक तो बात ये है। तो जीतू पटवारी और उमंग सिंगार की जो जोड़ी आई है, इस जोड़ी ने बहुत मेहनत की। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि एक वर्ग अभी भी पार्टी में वरिष्ठ नेताओं का है, जिन्होंने उस समय से, इनके नियुक्ति से ही अपने लोगों को प्लांट करना शुरू कर दिया था। और मैं तो विधानसभा चुनाव में कहता रहा हूं कि अभी भी पार्टी में बहुत सारे वरिष्ठ लोग ऐसे हैं जो समय समय पर उनके बयान, समय समय पर उनके काम, समय समय पर उनका आचरण देख लीजिए, वो ऐसा एन वक्त पर एक ऐसा छक्का लगाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाता है। तो बीजेपी के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि किससे तू जंग छेड़ता, कुछ गौर से तो देख, है दुश्मनों की फौज तेरे घर में छुपी हुई। तो वो है। कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है संजीव। मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने 1977 का चुनाव कवर किया था। इमरजेंसी थी। इमरजेंसी में हेमवती नंदन बहुगुणा और जगजीवन राम, जो जी, 1971 के युद्ध के नायक थे, ऐसे जी, कद्दावर नेता इंदिरा गांधी के साथ मलाई खाते रहे।
इमरजेंसी में मलाई खाते रहे, और जब चुनाव डिक्लेयर हुए तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बना करके अलग हो गए, और फिर जनता पार्टी आई तो वहां पे भी मलाई खाई। तो कांग्रेस के लिए ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस में ऐसे लोग पहले भी रहे हैं, लेकिन तब लोगों को ताज्जुब हुआ था कि हेमवती नंदन बहुगुणा ऐसा कर सकते हैं, क्या जगजीवन राम ऐसा कर सकते हैं? उन्होंने ऐसा किया। आप देखिए, जब राजीव गांधी आए 400 के पार थे, वो 400 के ऊपर ढेर पर बैठे थे बहुमत के, लेकिन उन्होंने उनके ही टाइम पे जब वो उनको अपमानित किया गया, आरोप लगाए गए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो अरुण नेहरू जो उनके रिश्ते में थे वो छोड़ के चले गए। संजय सिंह जैसे लोग हैं वो छोड़ के चले गए। तो वो जो राजीव गांधी के बाल सखा माने जाते थे, अमिताभ बच्चन उनको छोड़ के चले गए। तो कांग्रेस के लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। 91 में जब महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई तो अर्जुन सिंह छोड़ के चले गए थे नरसिंह राव को, चिट्ठियां लिखा करते थे, आपको याद होगी। आपको उस मुझे तो याद है क्योंकि मेरे उस समय अर्जुन सिंह को काफी इंटरव्यू किया, और उस समय हमने पाया कि जो चीजें थी, तो अर्जुन सिंह छोड़ के चले गए, माधवराव सिंधिया छोड़ के चले गए, विद्याचरण शुक्ला छोड़ के चले गए, श्यामाचरण शुक्ला तो बाहर थे ही, केवल और केवल मोतीलाल वोरा उस वक्त नहीं छोड़ के गए थे। तो कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस में 2014 के बाद से आप ये देखिए कि फिर एक बार लंबा सिलसिला चला है। अब मुझे ना इस पार्टी से लेना है ना उस पार्टी से। आप ये देखिए कि कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है अपने आप की पुनर्रचना करने का, गढ़ने का, अपने आंतरिक दोष दूर करने का। क्योंकि कांग्रेस जब भी देश के लोगों ने कहा कांग्रेस मर गई, अब कांग्रेस कभी नहीं आएगी, कांग्रेस उसके बाद शक्तिशाली होके आई। 79 में इंदिरा गांधी को कहा, अब इंदिरा गांधी खत्म हो गई 77 में, आप तो इंदिरा गांधी पनप ही नहीं सकती, आपातकाल के बाद खत्म हो गया, नेहरू खानदान खत्म हो गया है, कांग्रेस खत्म हो गई, कोई कांग्रेस नहीं बची। और वाकई में ये हुआ, हमने देखा 79 में उनको कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया, तो इंदिरा गांधी ने नए सिरे से उसको रचा, जब वो बिल्कुल मृत प्राय लग रही थी। 89 में भी यही हुआ कि जब राजीव गांधी सत्ता से बाहर हटे, तब कहा कि कांग्रेस मर गई, अब ये पनपेगी नहीं, और 2 चुनाव के बाद फिर आ गई, 2 साल के बाद फिर सत्ता में आ गई। नरसिंह राव के टाइम पे भी 96 में यही हुआ कि अब कांग्रेस मर गई, अब नहीं आएगी ये। तो थोड़ा सा वक्त लगा उसको, 7-8 साल का। सोनिया गांधी ने जब कमान संभाली तो 2004 में फिर सत्ता में आई और 10 साल सत्ता में रही। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक पार्टी ही नहीं है, कांग्रेस एक अवाम के विचारों की प्रतिनिधि है। बस लोग जब सोचते हैं अपने मिजाज से, वो सरकार से तंग आते हैं और वो कांग्रेस नाम की पार्टी की रचना कर लेते हैं। ये मेरा अपना फिलॉसफी है कांग्रेस को लेके। कांग्रेस कभी भी एक पार्टी की शक्ल में थी ही नहीं, ना आज है और ना कल भी रहेगी। जब अवाम लोग उस रूलिंग पार्टी के खिलाफ हो जाएगी, तब फिर वो सामने आएगी, वो कांग्रेस की शक्ल में सामने आएगी। ये है जी। बिल्कुल बिल्कुल राजी, मैं एक जरूर इस समय जिक्र जरूर करना चाहूंगा दर्शकों को, वो पुनः एक उसकी याद ताजा हो। मध्य प्रदेश में जो आज हुआ है कांग्रेस के साथ, अक्षय बम ने तो पर्चा दाखिल करने के बाद वापस लिया है। मध्य प्रदेश का 2009 का वो कांड याद करिए कि 2009 में जब सुषमा स्वराज, जो अटल जी की सरकार में मंत्री नहीं, मोदी जी की सरकार में मंत्री, विदिशा में वो नामांकन का जो एक खेल हुआ था, राजकुमार पटेल जो दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री काल में मध्य प्रदेश के मंत्री रहे थे, उन्होंने उस पर्चे में भी फॉर्म ही दाखिल नहीं किया था, एक कांड। और उसी 2009 में कांग्रेस ने टिकट घोषित किया था भिंड से डॉक्टर भागीरथ प्रसाद, जो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, प्रमुख सचिव जैसे और उस स्तर से रिटायर्ड अफसर थे, जिसको कांग्रेस ने सर माथे पर बैठाया था। वो छोड़कर, कांग्रेस का टिकट छोड़कर बीजेपी के पाले में गए थे, बीजेपी ने भिंड से टिकट दिया था और वहां से बीजेपी ने कांग्रेस को उम्मीदवार को हराया था 2009। उस काल में जब केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार दोबारा आई थी, जब माना जा रहा था कि यही खेल खत्म हो रहा है,
12 सीटें उस समय 2009 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में, शायद अंतिम दौर था, वो जीती थी। एक सीट रीवा की बसपा ने जीती थी। तो मेरा कहने का आपसे ये तो याद दिलाना, और उसमें सवाल ये भी साथ में है कि दूध का जला भी छाछ को फूक फूक कर पीता। अभी आप इस चुनाव में देखिए कि लगातार चीजें जा रही थी कि एक आपका मौजूदा विधायक छिंदवाड़ा में टूटा, मेयर आपका टूटा जबलपुर में, एक मेयर छिंदवाड़ा में टूटा, बाद में वो वापस आ गया, ढेर लंबी फहरिस्त थी। फिर कांग्रेस, जब आपको ये सूचनाएं आ रही थी, ये तो कहां फेलियर हुआ इसमें? वो फेलियर कौन सा आप मानते? क्या आला कमान भी सो रहा था, ऐसा माना जाए? संजीव, मैंने आपसे कहा कि यकीनन ये कांग्रेस की आंतरिक संगठन की कमजोरी है कि अब उसके पास ऐसा फीडबैक देने वाले लोग नहीं रहे। इतिहास अपने को दोहराता है। 2009 से राजनीति की ये गंगा मैली होनी शुरू हो गई थी। अगर उसके बाद से शायद ये सोचा जाता कि जिनको आप टिकट दे रहे हैं, उनकी एक प्रॉपर पड़ताल, उनकी पेशेवर ट्रेनिंग, ये काम दरअसल बहुत देर से हुआ। मैं आपको गिनाता हूँ। 2019 के इलेक्शन में, 2017 में जब राहुल गांधी अध्यक्ष बने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उसके बाद जो चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में कांग्रेस आई थी, बीजेपी का सफाया हो गया था। लेकिन उसके बाद जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हारे, तो कई महीनों तक कांग्रेस जैसे कोमा में चली गई, जबकि इलेक्शन सिर पर थे। 2019 के इलेक्शन, तो वो जो कोमा में जाने का नुकसान हुआ, उसका नुकसान ये हुआ कि पार्टी का जो आंतरिक स्थानीय इकाई तक, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचने की जो 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 ललक है, वो कांग्रेस के भीतर नहीं रही। और कांग्रेस के भीतर कांग्रेस का एक, मैं कह सकता हूं, अंधकार युगीन कांग्रेस, डार्क एज ऑफ इंडिया जैसे होता है ना, हिस्ट्री में हम लोग जी। पढ़ते हैं, ये डार्क एज ऑफ कांग्रेस है, जो 2009 से 8-9 से लेकर के और 2012-13 तक रही, जिसमें जितने भी पार्टी ने अपने पांसे इस्तेमाल किए, वो सब उलट पड़े। तो वो डार्क एज से अब लेकिन पार्टी निकल आई है। ये इक्का दुक्का घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन आप ये देखिए कि फाउल गेम जो मैंने बात कही थी, फाउल गेम बीजेपी कर रही है, कांग्रेस के अंदर से ऐसा नहीं हो रहा है। लूजर तो वो है। लेकिन क्या लेकिन आपको लेकिन याद लेकिन आता है लेकिन कि लेकिन कांग्रेस शायद ने कोई ऐसा कैंडिडेट किया आपने हो? भी तो, जैसे, माफी चाहते हुए, आपने भी तो अपने, जैसे हम बच्चा जब निकलता है, वो बाइक नई नई चलाना सीखता है, तो हम कहते हैं बेटा हेलमेट जरूर लगाना, उसका लाइसेंस बनवा के देते। तो हम भी तो सतर्कता बरतते हैं कि दुर्घटना अगर अगला आके हमसे भिड़ भी जाए, हमें मार भी दे, तो हमारी अपनी जो सतर्कता है, उसकी चूक भी तो आप उसको भी तो स्वीकार करिएगा। देखिए, मैंने आपको अभी कहा था कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो वास्तव में ग्रास रूट लेवल पे पार्टी है ही नहीं। वो एक समूह है जो चुनाव के दिनों में, चूंकि भारतीय निर्वाचन अधिनियम में एक पार्टी चाहिए, इसलिए वो एक पार्टी की शक्ल में हाथ नाम के निशान के नीचे इकट्ठी हो जाती है। लेकिन ये कांग्रेस के लिए उतना झटका देने वाला मैं नहीं मानता, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस तरह के झटके लेती रही है। बीजेपी को जो, मतलब बीजेपी की ओर से अगर मैं सोचूं, तो ये है कि वो जो कर रही है खेल सत्ता में बने रहने के लिए, वो बीजेपी के लिए बहुत भयानक और भारी पड़ने वाला है? आपने, जैसे मैंने अभी आपको सुनाया था, मल आगे जाकर के उसको कहना यह होगा कि जो तीर आप दूसरों पर चलाते हैं राजनीति में, वही तीर आपके ऊपर भी उलट के लगता है। मल रहे क्यों हाथ अपनी ही जलाई खाक पर, खुद छुपाए आग थे दामन में दूसरों के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में अभी ये दिन देखने होंगे कि अब वो उन्हीं तीरों, उन्हीं हथियारों, उन्हीं औजारों के शिकार होंगे, जो वो कूटनीतिक रूप से, जो वो धनबल के रूप में, जो वो और भी तमाम अधिकारों से, नौकरशाही का इस्तेमाल करके, हमने तो ऐसी नौकरशाही कभी नहीं देखी, वो नौकरशाही का इस्तेमाल करके वो प्रतिपक्ष पे जो हथियार आजमा रहे हैं, ये सारे हथियार अब और धारदार, तीखे और पैने होकर उनके ऊपर भी लगने वाले हैं। आप इसके लिए आप देखते रहिए, आप देखेंगे, बहुत लंबा समय नहीं है इस बात के लिए कि बीजेपी के सारे हथियार भौथरे होने जा रहे हैं। और मैं, क्योंकि नैतिक और राजनीतिक शुचिता किसी भी सिस्टम के दो बहुत जरूरी अंग हैं। अनैतिक रास्तों से आप चल के आप नहीं जा सकते। एक बात में, जो अभी मैंने एक लाइन का जिक्र किया कार्यपालिका का, संजीव जी, हमने कार्यपालिका का वो दौर देखा है
हमने ऐसे आईएएस देखे हैं जो संविधान जिनके लिए गीता था और राजनेता उनसे बोलता था कि ये करो, और अगर वो गलत है तो वो मना कर देते थे कि हम ये गलत है, ये ना प्रशासन के नियमों में आता है, ना संविधान के मुताबिक है, ना नैतिक रूप से है। अफसोस ये है कि अब नौकरशाहों की ऐसी पीढ़ी बची नहीं। वो उसके अपने स्वार्थ हैं, वो पैसे के लिए या तमाम तरह के राजनीतिक हितों के लिए, प्रशासनिक हितों के लिए, अपने करियर के लिए वो राजनेताओं को प्रसन्न करने में लगी रहती है, वरना नामांकन खारिज कर देना एक इशारे पे एक बड़ी बात है। खजुराहो का जो मामला हुआ उसमें एक हस्ताक्षर नहीं किए थे। ये तो नामांकन जिला रिटर्निंग ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि वो साइन कराए, क्योंकि उसी के सामने किए जाते हैं। इसमें तो अपराधी खुद खजुराहो का जिला निर्वाचन अधिकारी है। आप बिल्कुल। क्योंकि उसके सामने होते हैं ना। अगर उस जी जी। हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं तो किसकी गलती है? कैंडिडेट की गलती नहीं है। और भारत का संविधान कहता है कि एक अनपढ़ आदमी भी लड़ सकता है चुनाव। तो अगर मान लीजिए वो जो मीरा यादव है, मान लीजिए अंगूठा छाप होती, तो नामांकन अधिकारी क्या करते? अंगूठा नहीं लगवाते उनसे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज की नौकरशाही भी रीढ़ विहीन नौकरशाही है, जिसका खामियाजा इस देश को आने वाले वर्षों में भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, जी। मैं 1-2 सवालों में खत्म करूँगा। आपने जो ज़िक्र किया, मैं सूरत का ज़िक्र कर दूँ, याद दिला दूँ सूरत को लेकर। सूरत में भी यही हुआ। सूरत में हमने पूरी नियमावली पढ़ी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नियम है, उसमें साफ लिखा है कि यदि आपका समर्थक कहीं कुछ उसके हस्ताक्षरों को लेकर कोई संदेह है, कुछ कठिनाइयाँ हैं, तो उसमें उस संदेह का लाभ पूरी तरीके से प्रत्याशी के खाते में जाएगा। लेकिन वहां साफ था कि प्रत्याशी भी मिला हुआ था और शायद वो समर्थक भी थे, वो जांच के दायरे में है और क्या कुछ उसमें होगा सब निकल कर आएगा, उसे ढूंढ नहीं पाए। आपने बाकी प्रत्याशियों को ढूंढ लिया, उनके मोबाइल टावरों की लोकेशन लेके आप दूसरों को जिनको बैठालना था उनको सब ढूंढ के लिया और बैठा ली। खैर, बीजेपी जो खेल कर रही है सो करी रही। इसमें एक चीज और बताइएगा कि अब इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आप मंच से एक बिल्कुल अलहदा तरीके से प्रचार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मुस्लिम भी है, मंगलसूत्र भी है, मटन भी है, मछली भी है, और वो बार बार ये कहते हैं कि इंडिया अलायंस तो मैदान में ही नहीं है, उनको तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, और जो उनका उम्मीदवार मिला था वो बैठ गया है। कैसे कैश कराएगी इसको बीजेपी, एनडीए और खासकर मोदी साहब, उसको कैसे देखते हैं? देखिए संजीव, ये दौर राजनीतिक गिरावट का और नैतिक मूल्यों के पतन का दौर है। अब इससे नीचे मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे कोई पार्टी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी जो जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी भाषा हमने कभी कभी नहीं सुनी 77 के बाद भी। मैं ये नहीं कहता कि किसी पार्टियों ने कोशिश नहीं की। कांग्रेस में भी कुछ ऐसे लोग बीच-बीच में रहे, कालखंड में रहे, और भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ ऐसे कालखंड में ऐसे लोग रहे, जो उस दौर में भी प्रचार के दरमियान अश्लीलता की जो सीमा है वो लांघते थे, अभद्रता की सीमा लांघते थे। लेकिन उनके ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी, उनके ऊपर राजीव गांधी, उनके ऊपर लाल कृष्ण आडवाणी, उनके ऊपर नरसिंह राव, उनके ऊपर सोनिया गांधी, उनके ऊपर ऐसे लोग बैठे हुए थे। तो वो ऐसे लोग, एक एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। एक मिस्टर केंद्रीय मंत्री थे, नाम लेना अब ठीक नहीं क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने एक खुल्लेम-खुल्ला ये आरोप लगा दिया था, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि ये राष्ट्रपति भवन आतंकवादियों का अड्डा बन गया है, और राजीव गांधी ने उनको तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। तो ये ये, सुचेता लेकिन थे। जब ये हमने ये जब मंत्रिमंडल के लोगों को इस तरह से गाली-गलौज का इस्तेमाल करते हैं, जब सांसद इस तरह का अभद्रतापूर्ण आचरण करते हैं, तो आप किससे उम्मीद करेंगे? उम्मीद तो हम प्रधानमंत्री से करेंगे ना। लेकिन जब प्रधानमंत्री खुद ही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? वो समझते हैं कि मेरे इस तरह के भाषणों की जनता दीवानी है, और जनता बहुत समझदार है। जब समझदार सब समझ लेती है, और उनको इस तरह की भाषा ही उनको पसंद आती है। लेकिन मैं बताऊं कि अब देखिए 2024 का मतदाता 1990 का मतदाता नहीं है। आप ये पाएंगे कि अब लोग समझ रहे हैं। अब लोग बात-बात में चर्चा करते हैं। 1990 में सड़क में सफाई करने वाला सुबह-सुबह कर्मचारी कानों में ईयर प्लग लगा के सफाई नहीं करता था। एक-एक चीज में वो जुड़ा हुआ है आज के मौजूदा हाल से। तो ये मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं,
और इस खेल का जो अंजाम है क्या होगा, मैं बहुत उस आशंका से ही डर जाता हूँ। बिल्कुल आशंका से डर रहा है। जी। एक चीज और भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये बहुत आशंका व्यक्त की जा रही है कि आने वाले जो 29 में शायद इसके 24 आखिरी चुनाव, ये बहुत कहा जा रहा है, बार बार लोकतंत्र खतरे में है बात हो रही है, उसे बचाना है ये बात हो रही है। जो ये शुरुआत हुई है सूरत में जैसा हुआ, जैसा खजुराहो में दिखा, या जैसा अभी इंदौर में हो गया है, तो क्या ये माना जाए कि ये उसकी शुरुआत हो चुकी है कि आने वाले दौर में ऐसे ही जैसे दूसरे देशों में कई जो डिक्टेटरशिप का आरोप लगते हैं अन्य देश में, जहां कहने को लोकतंत्र या कहने को सरकार या कहने को राष्ट्रपति और वो ऐसे ही चुनावों को जीत जाया करते हैं, तो क्या उसकी शुरुआत, इसे देखा जाए कि वो शुरुआत हिंदुस्तान में भी हो गई है? देखिए, एक आशंका के तौर पर आपका सवाल जायज सा लगता है, लेकिन मैं आशावादी हूं और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थिति भारतीय लोकतंत्र में कभी आएगी कि कोई यहाँ इसका तरीका तानाशाही दूसरा वाला हो गया, सिस्टम। दूसरा तरीका ऐसा हो गया यानी कि साम मैं दाम भाई दंडभेद। देखिए ना, राष्ट्रपति पुतिन भी चुनाव कराते हैं, शी जिनपिंग भी चुनाव कराते हैं, तो तरीका वही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन दोनों उदाहरणों को जो मैंने दिए हैं, उन दोनों उदाहरणों से भारतीय लोकतंत्र की स्थिति थोड़ी सी अलग है। भारत का लोकतंत्र दरअसल एक प्रेशर कुकर की तरह है। उस प्रेशर कुकर में जब एक सीमा तक ऐसा खतरा बनता है कि अब तानाशाही आ रही है और अधिनायकवाद हावी हो जाएगा, तो प्रेशर कुकर की एक सीटी होती है। जब वो सीमा के ऊपर होता है तो वो सीटी उड़ जाती है बिल्कुल। और फिर वापस लोकतंत्र कायम हो जाता है। 77 में हम यही तो कहा जा रहा था ना, 77 में अब देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। अब इंदिरा इमरजेंसी जब लगी थी अब इंदिरा गांधी कभी भी चुनाव नहीं हो, लेकिन क्या हुआ? वही हुआ। तो लोकतंत्र के लिए भारत में कभी भी कोई खतरा नहीं था। जो लोकतंत्र के लिए चुनौती बनेंगे और जो लोकतंत्र पर चुनौती खड़ी करने की कोशिश करेंगे, ऐसे अधिनायकवादी ताकतों की जगह कहां होती है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं। और मैं आपको बता दूं, इटली में मुसोलिनी, हिटलर, जर्मनी में हिटलर, इराक में सद्दाम हुसैन, ऐसे इन तमाम पाकिस्तान में अयूब खान, परवेज ओसामा बिन मुशर्रफ, लादेन, ओसामा बिन लादेन। याहिया बिन याहिया याहिया खान, तो इन सब शासनाध्यक्षों का जो तानाशाह थे, उनका अंजाम क्या हुआ? सारे शिखर में बैठे हुए तानाशाह अंत में बेहद अकेले और बहुत बुरी तरह इस दुनिया से विदा होते हैं। भारत का लोकतंत्र इस चरित्र का नहीं है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अंतिम सवाल करूंगा राजेश जी कि ये जो हुआ आज इंदौर में, अभी मध्य प्रदेश में 17 सीटों पर वोटिंग होना है, मतलब तो 16 बची है, मतलब उस हिसाब से इंदौर को आप माइनस कर दीजिए कि वो होती भी है वोटिंग, यदि आज जैसा ये प्रयास कर रहे हैं कि 3 बजे तक सारे के सारे उम्मीदवार नाम वापस ले लें और यहाँ सूरत की सूरत पुनः स्थापित हो जाए, पैदा हो जाए कि वो उनको आज ही जो शंकर ललवानी उनको एक तरफा प्रमाण पत्र आज ही मिल जाए, ऐसी स्थिति वो पैदा करने के प्रयास हो रहे हैं। यदि नहीं होता है तो 17 पे वोट डलेंगे इस पर। और दूसरा जो अभी बची हुई सीटें हैं, 353 सीटें अभी बची हैं, 190 सीटों पर वोट डले हैं, इंडिया अलायंस को कितना ये सेटबैक होगा, ये वाला जो आज का कांड, क्या उसमें उसको धक्का पहुंचाएगा, क्या झटका पहुंचाएगा, और मध्य प्रदेश में जो बची हुई सीटें उस पे क्या इसकी हानि आप देखते हैं कांग्रेस के लिए या इंडिया अलायंस? मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई असर पड़ेगा। खजुराहो की सीट भारतीय जनता पार्टी ही जीतने वाली थी, इंदौर की सीट भारतीय जनता पार्टी ही जीतने वाली थी, तो इंडिया को कोई झटका लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरी चीज ये है कि देखिए, जब आप घर में, मैं एक घर का उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण होगा ये, कि जब आप अपने बच्चे को किसी चीज से मना करते हो, ऐसा मत करो बेटा, और कोई हाथ उससे छीन लेते हो, फिर वो कोई दूसरा खिलौना लाता है या दूसरा कुछ काम करता है, वो भी आप छीन लेते हो। वो बार बार बदल बदल के कोई ना कोई तरीका करता रहता है और आप उसे छीनते रहते हो, तो अंततः वो जो है आपसे पार पाने का एक रास्ता खोजता ही रहता है। तो जितना वो आजमा रहे हैं, मैंने कहा ना आपको कि जितना ये खजुराहो और इंदौर और इस तरह की और दो चार अगले, अभी तो और भी चरण बाकी हैं, करेंगे, उससे क्या होगा, जो बचा खुचा एरिया है उसमें उबाल और तेज होगा मतदाताओं के बीच में अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी, कि ये तो यार जब जीत रहे हैं, सरकार बन रही है इनकी, बढ़त इनकी है, तो भी आप ये खेल खेल रहे हैं।
तो इसका अर्थ यह है कि आम मतदाताओं के दिलों में बीजेपी को लेकर के हर ऐसी घटना के बाद नफरत का भाव और बढ़ता जाएगा और उनका मन उबलता जाएगा। तो ये तो बीजेपी बहुत, मैं तो कह रहा हूं, बारूद के ढेर पर बैठ रही है जाकर के खुद। राजेश जी, आपने हमसे चर्चा की, एक शानदार आपने पूरा का पूरा जो विश्लेषण किया और क्या कुछ इसके रिपरकेशन संभावित हैं वो भी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए, 4 PM के लिए वक्त निकालने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो धन्यवाद। ये थे राजेश बादल साहब, जो बता रहे थे कि इंदौर में जो कुछ भी आज हुआ है, ठीक है कि ये तात्कालिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत दिखलाई पड़ रही है, लेकिन ये उसकी जीत नहीं है। ये कहीं ना कहीं उसकी एक ऐसी हार है जो हार बहुत देर तक, बहुत दूर तक उसको आने वाले वक्त में नुकसान पहुंचाएगी। और जो भारतीय लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में यह भी एक ऐसे काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा, जो उन्होंने संकेत दिए हैं राजेश जी ने, कि वो हमेशा बीजेपी के लिए, उसके अलायंस के लिए और उसके जो आज नीति निर्धारक नियंता हैं उनके खिलाफ जाएगा। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि भारतीय लोकतंत्र पहले भी नहीं कभी हारा था और आने वाले वक्त में भी कभी भी नहीं हारेगा। इस खास चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नई चर्चा, नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन का बटन भी दबाएं हमारे चैनल का, और साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर बताएं कि ये चर्चा आपको कैसी लगी, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।